Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Engineer Shahzad Ashraf from your favorite channel Top Spot Physics. स्टूडेंट की एक बहुत ही ज़्यादा फरमाइश आ रही थी कि सर हमें टॉपिक वाइज पास पेपर जो हैं उनकी उसके ऊपर जो है वो वीडियोस बनाई जाएं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो जो है वो उसी सिलसिले में है। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट में से लास्ट 15 इयर्स में यानी 2008 से लेके 2015 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ना सिर्फ उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे बल्कि उनके कंप्लीट सॉल्यूशंस की बात हो रही होगी। और स्टूडेंट्स हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे उसके साथ वो आपको कंप्लीट टॉपिक पढ़ाया जा रहा होगा, तमाम शॉर्टकट्स बताए जा रहे होंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर होने जा रही है, बट अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक जो है वो बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। और इस वीडियो के दो फायदे आपको और होने जा रहे हैं कि एक तो आप खुद का कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाओगे कि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार किया, तो क्या हम पास पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, एक तो आपको ये पता चल रहा होगा। और सेकेंडली जो एंटी के स्टूडेंट्स हैं उनको मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही कंफ्यूज किया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, ये भी कर लो, वो भी कर लो। तो आज जब आप पास पेपर सॉल्व कर रहे होगे तो स्टूडेंट्स आपको कंपैरेटिवली ये पता चल रहा होगा कि आपको किन टॉपिक्स को एग्जामिनर ने ज्यादा टारगेट किया हुआ है या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। और जो आपके वीक पॉइंट्स होंगे इंशाल्लाह वो भी जो है वो यहाँ पे स्ट्रेंथन हो रहे होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको बताया कि मैं 15 इयर्स के क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इन 15 ईयर में हम जो स्टार्ट देंगे ना वो मोस्ट रिसेंट से दे रहे होंगे, यानी पहले मैं 2022 के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर 21 के, 20 के, और इस तरह हम 2008 तक जा रहे होंगे। तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये यूएचएस 2022 के पेपर से आया हुआ क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे उसने बताया कि हमारे पास एक 3 वोल्ट की बैटरी है, उसको हमने सीरीज में लगा दिया, किसके साथ, एक एमीटर के साथ और एक 2 ओम रजिस्टर के साथ। मैं मेजर मेजर चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ। आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग, ये वर्ड स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर। ओके स्टूडेंट्स आइए सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। उसने बताया कि हमारे पास एक बैटरी है। इनफैक्ट ये जो बैटरी है ये कितने की है, ये 3 वोल्ट की है। इसको हमने कनेक्ट कर लिया एक एमीटर के साथ और साथ में सीरीज में ही लगा लिया हम लोगों ने, क्या भला, एक रजिस्टर लगा लिया और सर्किट को कंप्लीट कर लिया। अब उसने जो रजिस्टर लगा रखा है उसकी रेजिस्टेंस बता दिया। उसने बोला जो एक्सटर्नली आपने रजिस्टर कनेक्ट किया है वो 2 ओम का है। अब आपको बताना क्या है, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग। अब शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब समझाता हूँ। रीडिंग ऑफ एमीटर का मतलब ये है कि हमने क्या पता लगाना है, हमने सर्किट से गुजरने वाला करंट पता लगाना है। तो स्टूडेंट्स आपने ओहम्स लॉ पढ़ रखा है। ओहम्स लॉ जो करंट का फॉर्मूला बता रहा होता है वो होता है टोटल वोल्टेज ओवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ठीक है, बच्चों को समझ आ रहा है कि वोल्टेज 3 वोल्ट दिया हुआ, रेजिस्टेंस 2 ओम दी हुई है, यूज करते हैं। लेकिन उन्हें स्टिल एक चीज परेशान कर रही है जो कि है शॉर्ट सर्किटिंग। सर शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है? तो स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ रखा है शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के बारे में। तो शॉर्ट सर्किट जो होता है उसके बारे में याद कर लो, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम होती है, यानी ऑलमोस्ट जीरो होती है। तो वो बताना क्या चाह रहा है कि यहाँ पर जो रजिस्टर ऑफ एमीटर है वो बहुत ही स्मॉल है, ऑलमोस्ट जीरो है। तो इसका मतलब है जो एम मीटर है वो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा। तो अब बेटे आइए हम लोग पता लगाते हैं टोटल करंट कितना होगा। तो बताएं सर्किट में टोटल वोल्टेज कितना लगा हुआ है। बैटरी हमने 3 वोल्ट की लगा रखी है। सर्किट में दो रेजिस्टर थे, एक एम मीटर की रेजिस्टेंस और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एम मीटर कोई खास रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा, तो आप एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस लगी हुई है उसको यूज करो, जो कि कितनी है 2 ओम की। आप जैसे इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करोगे आपका जो आंसर आएगा वो 1.5 आ जाएगा। और चूंकि सारी चीजें ऐसे यूनिट में पुट कर रहे हो लिहाजा करंट का यूनिट भी ऐसा यूनिट में आएगा। सो आवर राइट आंसर विल बी 1.5 एम्पेयर। तो याद कर लो बेटे शॉर्ट सर्किट का मतलब होगा कि रेजिस्टेंस बहुत ही स्मॉल, ऑलमोस्ट जीरो। और कभी कभार वर्ड आ रहा होता है ओपन सर्किट। बेटे अगर वो बोलता ओपन सर्किट है, अब बताओ एम मीटर की रेजिस्टेंस क्या होगी। तो ओपन सर्किट का मतलब सुन लो, जो रेजिस्टेंस होती है वो इन्फिनिटी होती है और करंट जो होता है वो जीरो होता है। तो इसी क्वेश्चन में अगर वो शॉर्ट सर्किट की बजाय ओपन सर्किट बोल देता तो एम मीटर की रीडिंग पूछता तो आपका आंसर जीरो होना था। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने कंपैरेटिवली यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज करके बताया, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के हर क्वेश्चन के अंदर
आपको कंप्लीट डिटेलिंग ऑफ द टॉपिक बताई जा रही होगी और आपको ये भी बताया जा रहा होगा कि अगर ये क्वेश्चन चेंज होके आ गया तो आप कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। आइए 2022 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिएगा, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था, हमें देखना पड़ेगा। उसने बताया हमारे पास एक बैटरी है जो कि 20 वोल्ट की है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 1.5 ओम की है। इसको हमने एक्सटर्नली एक हीटर से कनेक्ट कर दिया जो कि 6.5 ओम का है, जो कि एक फिश टैंक के अंदर लगा हुआ है। बताओ जो फिश टैंक के अंदर लगा हुआ हीटर है वहां पे कितनी पावर लॉस हो रही है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास लगी हुई है एक बैटरी। ओके, सो दिस इज द बैटरी। इसका जो ईएमएफ है उसने बता दी है। ये बैटरी कितने की है, ये 20 वोल्ट की लगी हुई है और इस बैटरी की खुद की कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। एंड हाउ मच दैट इज 1.5 ओम। अब आपने क्या किया, इस बैटरी को एक्सटर्नली एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर लिया। उसने रजिस्टर नहीं बोला, उसने हीटर बोला हुआ है। बेटे हीटर बेसिकली जो एक्सटर्नल में लगा हुआ है रजिस्टर है उसी को वो बोल रहा है। तो एक्सटर्नली जो रजिस्टर लगा हुआ है वो कितने का लगा हुआ है, दैट इज ऑफ वन पॉइंट सॉरी दैट इज ऑफ, अगर हम स्टेटमेंट को देखें वो 1.5 ओम का नहीं है, वो 6.5 ओम का है। तो जो एक्सटर्नली रजिस्टर लगा हुआ है 6.5 ओम का है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स हमारे पास है, हाउ मच दैट इज 6.5 ओम। और ये जो एक्सटर्नल हीटर है ना, ये बेसिकली एक फिश टैंक के अंदर मौजूद है। चलें ये मैं बना देता हूँ कि ये हमारे पास एक फिश टैंक है और जो बाहर लगा हुआ रजिस्टर है वो उस फिश टैंक के अंदर पड़ा हुआ है। ओके, सो दिस इज द फिश टैंक जिसके अंदर वो हीटर लगा हुआ है। अब सवाल ये है कि ये जो बाहर लगा हुआ रजिस्टर है यानी एक्सटर्नल रजिस्टर है, इसमें कितनी पावर जो है वो जा रही है वो बताओ। तो अब स्टूडेंट्स आइए, सवाल फिलहाल तो समझ आ गया, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैं हर सोल्यूशन का ट्रिक जो है वो आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट जब भी पावर पूछे तो वी हैव टोटल 3 एक्सप्रेशन। एक हमारे पास P इज इक्वल टू वी आई है। सेकेंडली स्टूडेंट हमारे पास P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर है। और तीसरा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एक मजे की बात बता रहा हूँ कि कोई सा फॉर्मूला कहीं भी यूज हो सकता है, लेकिन जब भी चीजें सीरीज में लगी हों तो आपने प्रेफरेंशियली आई स्क्वेयर आर वाला फॉर्मूला यूज करना है। आपको बआसानी आंसर मिल रहा होगा, आप मेरी बात पे गौर कर लो। और स्टूडेंट्स जब भी चीजें पैरेलल में यानी रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हों और आपको पावर पूछे तो आप कोई सा फॉर्मूला कहीं भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप वी स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला वहां पे यूज करोगे ना, वी स्क्वायर ओवर आर वाला, तो आपको आंसर जल्दी मिल रहा होगा। अब मुझे जल्दी बताओ स्टूडेंट्स, ये जो दोनों के दोनों रजिस्टर लगे हुए हैं, सोच के बताइएगा, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं या पैरेलल में। आई थिंक सो दे आर कनेक्टेड इन द सीरीज। जो करंट इस रजिस्टर में से गुजर रहा है वही एक्सटर्नल में से भी गुजर के जा रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी चीजें सीरीज में लगी हों तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे होगे स्टूडेंट्स। जब भी चीजें सीरीज में लगी होंगी तो आप पावर का जो फॉर्मूला यूज करोगे दैट विल एक्चुअली बी, क्या होगा स्टूडेंट्स, आई स्क्वेयर आर। एक्सटर्नल में लगा हुआ रजिस्टर चाहिए तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनपुट करेंगे। अब यहाँ पे एक पंगा है, हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो दे रखी है उसने 6.5 ओम, लेकिन हमें सर्किट का टोटल करंट नहीं पता। तो मैं इस फॉर्मूले को यहीं छोड़ता हूँ, लेकिन पहले मैं सर्किट का टोटल करंट पता लगा देता हूँ। तो टोटल करंट के लिए बेटे वी हैव द ओम्स लॉ। टोटल करंट पता लगाने का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नहीं है, टोटल दो रेजिस्टेंसेज हैं, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है एक एक्सटर्नल है। और बताओ बच्चों ये दोनों कैसे लगी हुई हैं, सीरीज में लगी हुई हैं। तो आप यहाँ पे लिखो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। बैटरी की ईएमएफ कितनी है, 20 वोल्ट है। और हमारे पास जो एक्सटर्नली रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो 6.5 ओम की है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस थी वो 1.5 ओम की थी। तो आप यूं ही इसको सॉल्व करोगे ये आपका आएगा 20 और नीचे 6.5 और 1.5 को ऐड करोगे तो कितना बनेगा 8। दोनों को राउंड वैल्यू ले लो तो ये 10/4 बनेगा। तो यहाँ से आपके पास सर्किट का करंट आ चुका है। स्टूडेंट्स अब सर्किट के करंट की वैल्यू और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे पुट करो तो एक्सटर्नल रेजिस्टर में जाने वाली पावर आ जाएगी। तो जल्दी से बताओ हम करंट की जगह में क्या पुट करेंगे, 10/4 अभी हमने वैल्यू पता लगाई, तो यहाँ पे आप पुट कर रहे हो 10/4, इसका स्क्वायर आ गया। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने देखी कितने की है, 6.5 की। स्टूडेंट मैं 6.5 को लिख रहा हूँ 65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, ताकि डेसिमल खत्म कर लें और चीजें आसानी से सॉल्व हो रही हूँ। तो देखो स्टूडेंट 10 का जो स्क्वायर आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, चले मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 10 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास, 100 आ जाएगा। और नीचे 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा। यहाँ पे क्या आया 65
और साथ में 10 की पावर क्या है, -1। अब आपको पता है 16 4 द 64 होता है, मतलब आप करीब करीब अप्रोक्सीमेशन लगा लिया आपने। तो ये अब 100 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये आएगा 400, साथ में क्या आ रहा है 10 की पावर -1, और -1 का मतलब है हम एक जीरो हटा सकते हैं, तो आवर आंसर विल बी 40 वॉट। तो अब गिवन ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन गिवन है, 41 वॉट, 53, 62 और 50। तो हमारा 40 वॉट आया है। तो हमारा जो करीब तरीन आंसर है 40 वॉट के करीब तरीन कौन सा है, 41 वॉट। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। बेटे अगर वो पूछता इंटरनली कितनी पावर लॉस हो रही है, तो फिर आप पावर का फॉर्मूला कौन सा यूज करते, I² r। तो आपने पहले करंट इसी तरीके से पता लगाना था जो मैंने अभी बताया। पहले आप करंट पता लगा रहे होगे, फिर आप इंटरनल रेजिस्टेंस पुट करके बैटरी के अंदर कितनी पावर जा रही है उसको आप जो है वो सॉल्व कर रहे होगे। तो देखें ये जरा टेक्निकल क्वेश्चन था, बैटरी के अंदर और बैटरी के बाहर लॉस होने वाली पावर पूछ सकता है। तो जब भी चीजें सीरीज में लगी हुई हो आपको ट्रिक बता दिया है मैंने। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बताया, बल्कि पूछा कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो स्टूडेंट रेजिस्टेंस का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, आर इज इक्वल टू, सबको पता है, रो एल अपॉन ए है। जो रेजिस्टेंस है वो टोटल 4 फैक्टर्स हैं, इन पे डिपेंड कर रही होगी, इसके अलावा कुछ भी ले आए तो उस पर डिपेंड नहीं करेगी। नंबर 1 में आपको लेंथ इन्वॉल्व नजर आ रही है, और ये लेंथ पे डिपेंड कर रही होगी। लेंथ के साथ रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। नंबर 2 में रेजिस्टेंस जो है वो एरिया, एरिया कौन सा भला, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगी। नंबर 3 में स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो एक चीज लिखी हुई है रो, रो मतलब रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मतलब मटेरियल पे भी डिपेंड करेगी। बेटे ये जो रो है ये मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक चौथी चीज जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही होगी वो है एक्चुअली टेम्परेचर। और आपने मेटल्स के केस में पढ़ रखा है कि जो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर है वो दोनों का क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट। तो मैंने 4 फैक्टर लिख दिए जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है। तो देखें वो बोल रहा है किस पे डिपेंड नहीं कर रही, डज नॉट डिपेंड पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है कि एरिया पे तो ये डिपेंड कर रही है, रेजिस्टिविटी यानी मटेरियल पे भी कर रही है, लेंथ पे भी कर रही है, तो कहीं भी मास का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो रेजिस्टेंस है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही। सो राइट ऑप्शन विल बी मास। ओके, अब एक और चीज देखने में आई कि यूएचएस जो 2012 का 22 का पेपर आया, उसमें कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो है वो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द सिलेबस भी गया है। मतलब चीजें कुछ सिलेबस में उसने बताई नहीं हुई थी। लाइक ये जो किरहॉफ रूल हैं इनके बारे में उसने बताया नहीं हुआ था, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है। खैर हमने एफएससी में तो पढ़े हुए हैं, आइए बेटे देखते हैं उसने क्या पूछा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ध्यान से सुन ले, हमने देखना है कि कौन सी चीज सही नहीं है अबाउट क्या भला, किरहॉफ रूल्स। किरहॉफ रूल्स के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है। ऑप्शन अल्फा देखें, किरहॉफ रूल इज किरहॉफ फर्स्ट रूल या करंट रूल इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपने किरहॉफ का फर्स्ट रूल पढ़ रखा है जिसको बेटे केसीएल भी बोलते हैं, किरहॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं। ये क्या बोलता था, ये बताता था कि अगर हमारे पास एक पॉइंट ले लें और यहाँ पे कोई सोर्स या सिंक मौजूद ना हो, तो जितना करंट इस पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा होगा एग्जैक्टली उतना ही करंट इस पॉइंट से अवे फ्लो कर रहा होगा। यानी करंट करंट आपने पढ़ा था क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। तो इट मीन जितना चार्ज इस पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा है, अगर इस पॉइंट के ऊपर कोई सोर्स या सिंक मौजूद नहीं है, उतना ही चार्ज इस पॉइंट से अवे फ्लो कर रहा होगा। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो किरहॉफ फर्स्ट रूल है दैट इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये तो सही है, हमें सही वाला नहीं ढूंढना, हमें गलत ढूंढना है। पहले डेल्टा ऑप्शन में चलते हैं बेटे, मैंने अल्फा वाला बता दिया। आइए डेल्टा ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। एक हमने किरहॉफ सेकंड रूल पढ़ा था जिसको आप केवीएल बोलते थे, किरहॉफ वोल्टेज लॉ। बेटे वहां पे आपने पढ़ा था कि वो जो बेस कर रहा होता है दैट इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस कर रहा होता है। ये दोनों चीजें आपने मेमोराइज कर रखी हैं, तो ये भी पता है बच्चों को। अब पीछे ना दो ऑप्शन बचे। ऑप्शन बीटा में उसने लिखा, अगर आप उस पर गौर करो तो ऑप्शन बीटा में उसने लिखा कि जो किरहॉफ व्हीटस्टोन ब्रिज है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ किरहॉफ रूल्स। और चार्ली में लिखा किरहॉफ रूल्स आर मोस्टली सूटेबल इन एसी सर्किट। अच्छा यहाँ पे ना मुख्तलिफ जो लोग हैं उनकी मुख्तलिफ राय है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन बड़े टाइट है, हमें बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन के साथ जाना है। तो बच्चों आइए मैं पहले ऑप्शन बीटा की तरफ चलता हूँ। ऑप्शन बीटा में देखें उसने क्या लिखा हुआ है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन एप्लीकेशन ऑफ किरहॉफ रूल। बच्चे कहते हैं सही है, बेटे नहीं, गलत है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसको सॉल्व करने के लिए हम किरहॉफ रूल जरूर यूज करते हैं,
लेकिन वो किरहॉफ रूल की एप्लीकेशन नहीं है। तो इसका मतलब है फिलहाल तो हमें ये जो बीटा वाला ऑप्शन है ये भी रॉन्ग लग रहा है, हमने गलत ही ढूंढना है कौन सा सही नहीं है। और 40 में उसने लिखा किरहॉफ रूल्स आर मोस्ट सूटेबल इन एसी सर्किट्स। बोल रहे ये एसी सर्किट में ज्यादा सूटेबल होते हैं। बेटे याद रखिएगा किरहॉफ रूल्स एसी और डीसी सर्किट दोनों में अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन एसी में भी यूज होते हैं डीसी में भी, तो यूज तो दोनों में हो रहे हैं। तो यहाँ पे चार्ली में बोल रहा है मेनली एसी सर्किट में यूज होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, आप डीसी में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बीटा और चार्ली में टाई है, लेकिन बीटा वाला कुछ हद तक तो सही है कि भाई एसी सर्किट में तो यूज होता है, सॉरी चार्ली वाला तो कुछ हद तक सही है, एसी सर्किट में किरहॉफ रूल यूज हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो बीटा ऑप्शन है स्टूडेंट्स, दैट विल बी द राइट आंसर, कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है दैट इज नॉट एन एप्लीकेशन। उसने बोला व्हीटस्टोन ब्रिज एन एप्लीकेशन ऑफ किरहॉफ रूल, भाई नहीं, ये किरहॉफ रूल की एप्लीकेशन नहीं है, हमने गलत वाला ऑप्शन ही ढूंढना था। तो यहाँ पे आपको बीटा ऑप्शन के साथ जाना है स्टूडेंट्स। आइए सवाल में, बेटे आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारे पास। which of which do the substances whose resistance decreases with increase in temperature। उसने बोला कि बताओ उन सब्सटेंसेस के बारे में जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो उनके टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में आपकी क्या राय है। तो स्टूडेंट्स हमने दो बातें पढ़ रखी हैं। पहली बात हमने क्या पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, कुछ चीजों के टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और कुछ चीजों के टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यूज क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा उनकी रेजिस्टेंस और टेम्परेचर दोनों का क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट। यानी अगर आप इनका टेम्परेचर बढ़ा रहे होगे तो इनकी रेजिस्टेंस भी क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। ऐसा यूजुअली किनके साथ होता है, मेटल्स के साथ होता है। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं जिनके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। स्टूडेंट नेगेटिव होने का मतलब याद कर लो कि उनकी रेजिस्टेंस और टेम्परेचर दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स। अगर इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो ऑब्वियसली इनके रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। और ऐसा किनके साथ होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के साथ होता है। और आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव वाले कुछ एग्जांपल याद कर लेनी है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है और कार्बन है। तो स्टूडेंट सवाल क्या है, सवाल ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रही है, तो बताओ सोच के बताओ अल्फा नेगेटिव आना चाहिए या पॉजिटिव। तो बेटे आपने टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर आपने पढ़ा हुआ नेगेटिव, तो वहां पे जब भी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे होगे रेजिस्टेंस क्या कर रही होगी, डिक्रीज। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। तो आपका साथ ही साथ टॉपिक भी डिस्कस हो ही जा रहा है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ चीजें सीख रहे हो। आपने किलो वॉट आवर पढ़ रखा है, दैट इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। उसने खुद बोल दिया एनर्जी का यूनिट है। कुछ बच्चे सोच रहे होते हैं ये पावर का यूनिट है, नहीं ये एनर्जी का यूनिट है। बच्चों एक चीज सुन लो कि हमने पावर पढ़ रखा है, पावर जो होता है दैट इज एक्चुअली एनर्जी ओवर टाइम। तो यहां से whenever you are going to find the energy that will be equal to power multiply by क्या होगा, टाइम। तो जब भी पावर के साथ टाइम के यूनिट्स आ जाएं तो वो असल में किसके बराबर आ रहा होता है, एनर्जी। अब बताओ ये जो किलो वॉट आवर में, किलो तो प्री फिक्स है इसको छोड़ दें, ये जो वॉट है ये क्या है, पावर, आवर क्या है, टाइम। और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी पावर के साथ टाइम आ जाए तो वो पावर नहीं रहेगी, वो क्या रहेगी, एनर्जी। तो पहली चीज ये याद कर लो कि जो किलो वॉट आवर है वो किस चीज का यूनिट है स्टूडेंट्स, एनर्जी का यूनिट है। अब अगला सवाल है, बताओ 1 किलोवाट आवर कितनी एनर्जी के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स अब रट्टा मारा हुआ है सारे बच्चों ने। तो हमने पढ़ा है, अभी मैंने आपको बताया कि जो एनर्जी है वो एक्चुअली क्या होगी, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। वो खुद बोल रहा है कि हमारे पास पावर कितनी है, 1 किलो वॉट है। बेटे 1 किलो वॉट का मतलब होगा 1000 वॉट या 10 की पावर +3 वॉट लिखने। और टाइम कितना है, 1 आवर। 1 आवर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। बताओ स्टूडेंट जहां पर वॉट इंटू सेकेंड आ जाए यानी पावर इंटू टाइम आ जाए, वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। ले मैंने इसकी जगह जूल लिख दिया। अब बाकी सॉल्व करना है। 10 की पावर 3 तो एक पहले ही है, अगर मैं 3 डेसिमल इधर आ जाऊं ये क्या बनेगा, 3.6 बनेगा। और साथ में 10 की पावर 3 यहां से आएगा और 10 की पावर 3 एक ऑलरेडी मौजूद है, तो ये 10 रेज टू पावर कितना बना, 6। तो याद रखिएगा मैंने अभी आपको 1 किलो वॉट आवर को सॉल्व करके दिया
हमारा जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स वो कितना आ रहा है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जूल। लेकिन मुमकिन है कि वो आपसे किलोवाट आवर ना पूछ रहा हो सकता है वो आपसे कुछ और पूछे। एन मुमकिन है वो आपको पूछे बच्चों बताओ 1 मेगावाट आवर इज इक्वल टू। लो जी, अब बच्चे परेशान के सर ये पढ़ा ही नहीं, अब क्या करें। बेटे परेशान मत हो, मेगावाट का मतलब क्या होगा, मेगा होता है 10 की पावर 6, वाट लिख दिया ऐसे ही, साथ में क्या आ रहा है आवर, 1 आवर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3600 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स जहां पर वॉट इंटू सेकेंड आ रहा है यानी पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम आ रहा है, वहां पे हम क्या लिख सकते हैं जूल लिख दिया। अब बाकी 10 की पावर 6 तो ये है, और 3 डेसिमल इधर आ जाओ तो ये बनेगा 3.6, ये बना 10 की पावर 6 यहां से आई थी, 10 की पावर 3 यहां से आई, तो ये टोटल बनेगा आपके पास 10 की पावर 9 जूल। तो 1 मेगावाट आवर याद कर लें 3.6 10 की पावर 9 जूल के बराबर है। हाँ आपको बोले अब आप वीडियो को पॉज कर लें और जल्दी सॉल्व करके देखें कि क्या आप गीगा वॉट आवर को सॉल्व कर पा रहे हो। अगर वो आपसे पूछे 1 गीगा वॉट आवर इज इक्वल टू, तो बेटे गीगा वॉट का मतलब क्या होगा बताएं जरा, 10 की पावर 9 वॉट। और 1 आवर का मतलब क्या होगा 3600 सेकेंड्स होंगे। वॉट इंटू सेकेंड की जगह आपने क्या लिख दिया जूल लिख दिया, 10 की पावर 9 पहले थी और 3 यहां से आएगी जब आप 3 डेसिमल इधर आओगे, तो 3.6 आया, 9 पावर ये थी, 3 यहां से आई, तो ये टोटल बना 10 की पावर 12 जूल। तो वो आपसे किलो वॉट आवर की बजाय मेगा वॉट आवर पूछे, गीगा वॉट आवर पूछे, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब स्टूडेंट एक और क्वेश्चन आ रहा होता है, मैं वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा वहां पे सुनिएगा, वो कभी कभार आपको पूछेगा कि हमारे घरों में फलां अप्लायंसेस जो है वो यूज हो रहा है, बताओ उसका बिल कितना आएगा। तो आपको पता है हम जो वापडा वालों को पे कर रहे हैं वो किस में पे कर रहे हैं किलो वॉट आवर में, यानी हमारे घरों में जितनी भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है ना, उस एनर्जी को बेटे हम लोग वापडा वालों को किस में पे कर रहे हैं किलो वॉट आवर में। जो हम बोलते हैं ना हमारे मीटर के ऊपर 1 यूनिट कंज्यूम हो गया है, तो वो 1 किलो वॉट आवर एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है। तो मैं आपको किसी भी चीज का बिल कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूँ। बेटे आप एनर्जी कैलकुलेट करने का एक तरीका सुन लें कि आपने सबसे पहले उस अप्लायंस की पावर पुट करनी है, और ये किस में पुट करनी है वॉट में। फिर आपने जितने टाइम के लिए उसको ऑन किया है वो टाइम आपने पुट कर देना है, लेकिन याद रखिएगा वो टाइम किस में पुट करना है आवर्स में। और आपका इन दोनों चीजों का जो आंसर आ रहा है उसको आपने डिवाइड कर देना है किससे भला 1000 से। जब आप ये सारा काम कर रहे होगे तो आपके पास एनर्जी आ रही होगी बच्चों किसमें भला 1 किलो वॉट आवर में, यानी आपको पता चल रहा होगा वो कितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे मैं ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारे पास, मैं कहता हूँ कि एक 2000 वॉट का कोई भी एक मोटर पंप है या हीटर है वट एवर दैट, आपने उसको ऑन रखा कितनी देर के लिए, चलो मैं बोल देता हूँ कि आपने उसको 10 आवर्स के लिए ऑन रखा। और अगर वो आपको बता दे कि एक यूनिट का प्राइस यानी 1 किलो वॉट आवर का प्राइस आपको बता दे, मान लो कि 1 किलो वॉट आवर का जो प्राइस है वो RS20 है, यानी 20 रुपए का एक यूनिट है, तो बताओ अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना बिल आएगा। बताओ बेटे बिल हम किस में पे कर रहे हैं किलो वॉट आवर में पे कर रहे हैं। तो पहले देख तो लो उसने कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं। मैंने अभी आपको तरीका बताया, पावर किस में लिखो वॉट में, कितनी पावर है 2000 वॉट। फिर मैंने बोला टाइम लिखो किसमें भला आवर्स में, कितनी देर तक ऑन रखा 10 आवर्स के लिए, और उसको डिवाइड कर दो किससे भला 1000 से। तो आप जो ही 1000 से डिवाइड करोगे आपको 10 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे आपका आंसर कितना आ रहा है 20, यानी 20 यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूम हो चुके हैं, या 20 किलो वॉट आवर एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है। स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया कि 1 किलो वॉट आवर का रेट क्या है 20 रुपए, टोटल यूनिट भी कितने कंज्यूम हुए हैं 20, तो बताओ 20 यूनिट का कितना बिल आएगा। तो एक यूनिट की प्राइस कितनी है RS20। ओके टोटल कितने यूनिट कंज्यूम हुए हैं 20 ही यूनिट कंज्यूम हुए हैं। तो जैसे आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर कितना आएगा RS400 आ जाएगा। तो दो तीन चीजें याद कर लो स्टूडेंट, वो किलो वॉट आवर की बजाय मेगा वॉट आवर पूछे गीगा वॉट आवर पूछे आपको आंसर करना आना चाहिए, या वो किसी भी अप्लायंस की पूछ रहा हो कि इसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है किलो वॉट आवर में, तो मैंने शॉर्टकट तरीका बता दिया कि किलो वॉट आवर में एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका। ओके होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो बेटे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे क्योंकि एमडी कैट ई कैट और पीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड जो है वो फ्रीक्वेंटली वीडियोस पोस्ट हो रही होती हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक अच्छा सा कमेंट भी करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इससे
स्टूडेंट पीएमसी ने 2020 में पहला फिजिकल एग्जाम लिया। उससे पहले यूएचएस जो है वो टेस्ट कंडक्ट कर रहा था, और पहली दफा रेजिस्टेंसेस के हवाले से कंप्रेशन का क्वेश्चन आया। क्वेश्चन आपके सामने, उसने बोला एक वायर को हमने कंप्रेस कर लिया, और कंप्रेस करने से जो रेडियस है वो दो गुना क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अब बताओ उस वायर की जो है वो नई रेजिस्टेंस कितनी हो चुकी थी। इससे पहले कभी यूएचएस में स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन का क्वेश्चन नहीं आया था। तो स्टूडेंट मैं इसके शॉर्टकट भी आपको बता रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अगर शॉर्टकट भूल जाए तो कैसे सॉल्व करना है, या कंप्रेशन की बजाय अगर स्ट्रेचिंग के क्वेश्चन आ जाए तो तब आप क्या कर रहे होगे। तो आइए हम लोग सवाल पहले समझते हैं कि उसने बोला क्या। उसने बताया कि हमारे पास एक वायर है, और उस वायर की, चले मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ कि उस वायर का कोई ना कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसका नाम मैंने ये रख लिया। इस वायर का रेडियस लेट्स सपोज आर है, इस वायर की लेंथ एल है, और इस वायर की जो रेजिस्टेंस होगी बेटे, शुरू में इस वायर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। ये वायर की रेजिस्टेंस है। अब उसने आपको बताया कि आपने वायर को क्या करना शुरू कर दिया, कंप्रेस। अब एक लम्हे के लिए सोचिए, जब हम वायर को कंप्रेस करेंगे तो आपने मुझे सोच के बताना है कि लेंथ बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली कंप्रेस करने से लेंथ कम हो रही होती है। तो स्टूडेंट वायर की लेंथ कम होना शुरू हो जाएगी, और वायर का एरिया जो होगा वो क्या करना शुरू कर देगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है, अब उसने हमें ना लेंथ की इंफॉर्मेशन दी ना एरिया की दी, हाँ ये बता दिया कि जब आपने कंप्रेस किया तो जो वो नए वाली वायर आ रही थी उसका रेडियस पहले से क्या आ रहा है, दो गुना ज्यादा आ रहा है। ऐसा करो, इस नए वाली वायर की रेजिस्टेंस बताओ कितनी होगी। अब स्टूडेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल ओवर ए। अब रो रिप्रेजेंट करता है मटेरियल को, मटेरियल तो वही है, जो मटेरियल वही था, वही वाली वायर को तो कंप्रेस किया है, तो ये तो रो लिख रहे हैं। लेकिन उसने हमें नई वाली वायर का ना लेंथ बताया ना एरिया बताया। अब क्या करेंगे। अब स्टूडेंट सबसे पहली बात देखो आप लोग कि जो एरिया होता है वो रेडियस के स्क्वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे आप लोगों को बड़ा वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि उसने रेडियस को क्या कर दिया है, डबल। तो स्टूडेंट्स अगर बताओ मैं रेडियस को डबल कर दूं, तो वो जो नई वाली वायर है उसका एरिया जो है वो ज्यादा आएगा। कितने टाइम ज्यादा आएगा, 4 टाइम। और अगर एरिया 4 टाइम ज्यादा हो गया तो लेंथ 4 टाइम्स क्या हो गई होगी, कम। सर लेंथ क्यों कम हुई है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहना है बेटे। एरिया जितने गुना बड़ा है, लेंथ उतने गुना क्या हो गई होगी, कम। अगर एरिया 4 टाइम इंक्रीज हुआ है तो लेंथ 4 टाइम क्या कर गई होगी, डिक्रीज। तो आपको नई लेंथ और एरिया की इंफॉर्मेशन मिल गई है। तो बेटे लेंथ की जगह में लिखें क्या भला, L/4, और नए एरिया की जगह में क्या लिखोगे, 4A। तो ऊपर देखें न्यूमरेटर में क्या फैक्टर बन रहा है, रो एल ओवर 4 बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है, 4A बच रहा है। तो 4A के नीचे मैंने डिनोमिनेटर में 1 लिख लिया, तो उसको ऊपर जाके इन्वर्ट करें तो 1 ओवर कितना आ गया, 4A। इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है स्टूडेंट्स वो कितना आ रहा है, 1/16 आएगा। और बाकी क्या बचा, रो एल ओवर ए। ये तो पुराने वाली रेजिस्टेंस है। मालूम पड़ा जो नए वाली रेजिस्टेंस आएगी वो पहले वाली रेजिस्टेंस से 16 टाइम्स क्या होगी, कम होगी। अगर पहली रेजिस्टेंस आर थी तो नई रेजिस्टेंस क्या होगी, 1/16 आर होगी। लिहाजा हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, बीटा। अब ये काफी ज्यादा लेंथी आपको सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ा, और अगर वो कंप्रेशन की बजाय स्ट्रेचिंग पूछ रहे तो फिर क्या कर रहे होगे। और बेटे आइए मैं कुछ शॉर्टकट्स आपको बता रहा हूँ कि जब जब वायर को कंप्रेस किया जाए तो उसके शॉर्टकट्स क्या हैं, जब जब वायर को स्ट्रेच किया जाए उसके शॉर्टकट्स क्या हैं। स्टूडेंट जब भी वो वायर को कंप्रेस कर ले, ये कुछ चीजें याद कर लो अगर याद कर सकते हो। एक बात सुन लो, जब भी वायर को कंप्रेस कर रहे होंगे ना, रेजिस्टेंस ने हमेशा कम ही होना है, क्योंकि एरिया बढ़ रहा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो रही होगी। बड़ी सिंपल सी कहानी है। तो कंप्रेस करने में हो सकता है वो कंप्रेस करने के बाद आपको लेंथ की इंफॉर्मेशन दे। वो बोले कंप्रेस करने के बाद बेटे बताओ कंप्रेस करने से लेंथ बढ़नी है कि कम होनी है, कम होनी है। अगर लेंथ n टाइम्स कम हो जाए तो रेजिस्टेंस भी कम हो रही होगी, लेकिन वो कितने टाइम्स कम हो रही होगी, n² टाइम्स कम हो रही होगी। मतलब वो आपको बोले लेंथ हाफ हो गई है तो बताओ एन की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 2। पूछे रेजिस्टेंस कितनी होगी, रेजिस्टेंस में भी एन की वैल्यू 2 पुट कर लो। हो सकता है कंप्रेस करने के बाद आपको एरिया की इंफॉर्मेशन दे, बोले कंप्रेस करने के बाद एरिया जो है वो एन टाइम्स इंक्रीज कर चुका है, एरिया बढ़ना है। बेटे एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। रेजिस्टेंस कितने टाइम कम हो जाएगी, n² टाइम्स कम हो जाएगी। हो सकता है कंप्रेस करने के बाद आपको रेडियस की इंफॉर्मेशन दे। बेटे कंप्रेस करने से एरिया या रेडियस बढ़ना ही है। अगर रेडियस n टाइम्स बढ़ जाए तो जो रेजिस्टेंस होगी वो n की पावर 4 टाइम्स कम हो जाएगी। मैं अभी ये ट्रिक अप्लाई करके बताता हूँ।
और अगर वो रेडियस की बजाय डाया की इंफॉर्मेशन दे, बेटे जो ट्रेंड रेडियस का होता है वही ट्रेंड डाया का होता है, तो अगर वो डाया को n टाइम बढ़ा ले कंप्रेस करने के बाद और आपसे पूछे नई रेजिस्टेंस क्या होगी, तो फॉर्मूला यूज कर लो, कौन सा भला, R/n⁴। मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आप सीख लो तो बहुत आसानी है। बेटे एक बात सुन लो, जब भी वायर को कंप्रेस करना है तो एक बात सुन लीजिएगा, रेजिस्टेंस ने हमेशा क्या करना है, डिक्रीज ही करना है। इसका मतलब है ये जो n वाला फैक्टर है वो n² भी हो सकता है, n⁴, वो आना डिनोमिनेटर में ही है, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को क्या करना है, डिक्रीज करना है। स्टूडेंट्स एक ट्रिक सुन लें, वो ये है कि जब भी लेंथ और एरिया आ जाएं, जब भी लेंथ और एरिया आ जाएं, तो आपकी रेजिस्टेंस में जो फैक्टर आना है वो हमेशा कौन सा आना है, n² वाला। और जब जब रेडियस और डाया आ जाएं, तो जो फैक्टर आना है वो कौन सा आना है, n⁴ वाला। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ओके, अब हो सकता है वो आपको कंप्रेशन की बजाय स्ट्रेचिंग के क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब मेरी बात में गौर कर लें तो आसानी हो जाएगी। हो सकता है स्टूडेंट्स वो आपको स्ट्रेचिंग के क्वेश्चन दे और स्ट्रेचिंग के बाद रेजिस्टेंस पूछ रहा हो। बोलो स्ट्रेच करने से लेंथ क्या करनी है, बढ़नी है। अगर वो बोले स्ट्रेच करने से लेंथ n टाइम बढ़ गई है, पूछे रेजिस्टेंस कितने टाइम बढ़ेगी, बेटे मैं अभी आपको बता के आया कि जब भी लेंथ और एरिया आएंगे तो फैक्टर कौन सा आना है, n² वाला। तो जब वो लेंथ को n टाइम बढ़ा लेगा तो जो रेजिस्टेंस होगी वो n² टाइम बढ़ जाएगी। लाइक वो बोले कि हमने वायर को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने से लेंथ 2 गुना हो गई, बताओ रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। या तो आप सोच सकते हो या फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो कितने गुना बढ़ी है, लेंथ 2 गुना, तो रेजिस्टेंस उसके स्क्वायर टाइम, जब 2 का स्क्वायर लेंगे बेटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हो सकता है स्ट्रेच करके वो आपको एरिया की इंफॉर्मेशन दे, बेटे स्ट्रेच करने से लेंथ बढ़नी है लेकिन एरिया क्या होना है, कम होना है। और मैंने अभी बताया जब भी एरिया वाला फैक्टर इन्वॉल्व होगा तो आपने क्या लेके आना है, n का स्क्वायर लेके आना है। अब एरिया कम होने से रेजिस्टेंस बढ़नी है, लिहाजा आप n² से क्या कर रहे होगे, मल्टीप्लाई, n की वैल्यू क्या पुट करोगे, जितने गुना एरिया कम हुआ है। इसी तरह अगर वो स्ट्रेच करके आपको रेडियस की इंफॉर्मेशन दे दे और स्ट्रेच करके रेडियस को n टाइम्स कम कर दे, तो जो रेजिस्टेंस होगी वो n⁴ टाइम्स क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अगर वो स्ट्रेच करके डाया को n टाइम्स डिक्रीज कर दे, तो स्टूडेंट्स जो रेजिस्टेंस होगी वो n⁴ टाइम क्या कर जाएगी, इंक्रीज। मैंने आपको स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन के तमाम शॉर्टकट फॉर्मूले लिख दिए हैं, तो आप ये फॉर्मूले जो है वो यूज कर रहे होंगे। आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन ओहमिक डिवाइस, आपको बताना है इनमें कौन सा ओहमिक डिवाइस है। बेटे आपको याद रखना है कि ओहमिक डिवाइसेस वो होते हैं जो ओबे कर रहे होते हैं किसको, बड़ा ओहम्स लॉ को। थोड़ा सा मैं ओहमिक और नॉन ओहमिक का बता दूं। जो ओहमिक डिवाइसेस हैं वो होंगे जो क्या कर रहे होंगे, ओबे करेंगे किसको स्टूडेंट्स, ओहम्स लॉ को। क्या कोई ऐसा डिवाइस है, बेटे दुनिया में कोई भी डिवाइस प्योरली ओहमिक नहीं है, बट इसकी एग्जांपल याद कर लें। अगर हम लोग बात करें मेटल्स की, लो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर अगर लो रखें और मेटल्स की बात करें, तो जो मेटल्स हैं वो लो टेम्परेचर के ऊपर कैसे बिहेव कर रही होती हैं, ओहमिक कंडक्टर के तौर पे बिहेव कर रही होती हैं। तो अगर ओहमिक कंडक्टर की एग्जांपल पूछी जाए तो मेटल लो टेम्परेचर। अच्छा स्टूडेंट्स तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो ओहमिक कंडक्टर्स हैं उनके बीच में अगर हम दो चीजों के बीच में ग्राफ बना के देखें, किस किस चीज के बीच में, जो आप वोल्टेज दे रहे हो वो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट आ रहा है वो, तो इन दोनों अगर ये ओहम्स लॉ को ओबे कर रहे हैं तो वी और आई का क्या रिलेशन रहेगा, डायरेक्ट। जो ओहमिक डिवाइसेस हैं उनका वी और आई का ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। इस ग्राफ के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीजें याद कर लो, वो क्या है, नंबर एक में याद करो इस ग्राफ का जो स्लोप है, वो पूछ सकता है कि जो ओहम्स लॉ का ग्राफ है उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटे स्लोप के लिए क्या करना है, वाई एक्सिस की क्वांटिटी को डिवाइड कर दो किससे भला, एक्स एक्सिस से। तो वी ओवर आई होता तो रेजिस्टेंस होनी थी, ये आई ओवर वी है। आई ओवर वी क्या है, 1 ओवर रेजिस्टेंस। और 1 ओवर रेजिस्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस। अगर आपको सवाल आए कि ओहम्स लॉ के ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कंडक्टेंस। और अगर आपको पूछा जाए जो ओहम्स लॉ के ग्राफ का एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, बेटे एरिया मालूम करने के लिए हमेशा एक्स और वाई वालों को मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो v को i से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पावर डेसिपेशन आएगा या पावर आएगा। तो ये वाली चीज याद कर लें। और जब जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो इसका स्लोप क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो स्टूडेंट अगर आपसे पूछे कि ओहम्स लॉ, जो ओहमिक डिवाइसेस हैं, जो ओहमिक डिवाइसेस हैं उनका जो ग्राफ आ रहा है उस ग्राफ का स्लोप वेरिएबल होगा या कांस्टेंट, तो स्टूडेंट उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं
जरूरी नहीं है ओहमिक डिवाइसेस, देयर कुड बी नॉन ओहमिक डिवाइसेस। आइए थोड़ा सा नॉन ओहमिक डिवाइसेस की भी बात कर लेते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द नॉन ओहमिक डिवाइसेस। अब नॉन ओहमिक पता है, जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते, डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ। इसकी दो एग्जांपल्स दे रखी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। नॉन ओहमिक डिवाइसेस में सबसे पहले तो हमें फिलामेंट ऑफ बल्ब का उसने बता रखा है। बेटे फिलामेंट ऑफ बल्ब का अगर हम ग्राफ देखेंगे कुछ देर तक स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन उसके बाद जो ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन से क्या करना शुरू कर देगा, डिविएट करना शुरू कर देगा। तो मुझे ये बताओ, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या इसका स्लोप कांस्टेंट आएगा? नहीं, इसका स्लोप क्या आएगा? याद रखिएगा, जितने भी नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं उनका वी और आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, तो लिहाजा उनके ग्राफ का स्लोप कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, उनका स्लोप हमेशा क्या होगा, वेरिएबल होगा। ओके, तो ये आपसे फिलामेंट का ग्राफ। और बेटे एमडी कैट पास पेपर के सवाल चल ही रहे हैं, तो एक आप 2008 या 9 में एक और उसने सवाल पूछा था, उसने बोला था सेमीकंडक्टर डायोड का वी और आई का ग्राफ बनाओ, कैसा बनेगा? तो बेटे आपने फॉरवर्ड बाइसिंग का ग्राफ बनाया था, वो इस तरह का बन रहा था, ये इलेक्ट्रॉनिक के यूनिट में आप देख चुके हो। और जो रिवर्स बाइसिंग का ग्राफ आया था वो कुछ इस तरह का आ रहा था। तो ये मैंने वी और आई के बीच में ग्राफ बना दिया, किसके लिए भला? डायोड के लिए। आपने दो एग्जांपल नॉन ओहमिक डिवाइसेस की याद कर ली, एक कौन है, फिलामेंट ऑफ द लैंप है, और दूसरा स्टूडेंट्स कौन है, सेमीकंडक्टर डायोड है। और मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा एक तीसरी एग्जांपल भी याद करो, जो ट्रांजिस्टर है वो भी नॉन ओहमिक डिवाइस है। ट्रांजिस्टर भी नॉन ओहमिक डिवाइस है, और जितने भी नॉन ओहमिक डिवाइसेस होते हैं उनका वी और आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, और उस ग्राफ का स्लोप हमेशा क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो अब सवाल को ध्यान से सुनो, वो ये बोल रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन ओहमिक डिवाइस। बताओ कौन ओहमिक डिवाइस है? बेटे फिलामेंट तो नॉन ओहमिक है, ये तो निकला। डायोड भी नॉन ओहमिक है, अभी बनाया हमने। ट्रांजिस्टर भी नॉन ओहमिक है। और मैंने आपको बताया जो मेटल्स होती हैं लो टेम्परेचर पे वो यूजुअली कैसे बिहेव कर रही होती हैं एज ए ओहमिक कंडक्टर, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब ये पीएमसी 2020 में आया कि द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर एट टेम्परेचर अबव एंड बिलो 0 डिग्री। बताओ 0 डिग्री से ऊपर और 0 डिग्री से नीचे रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा बनेगा? ठीक है बेटे, हमारी बुक में रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बना रखा है, और अगर हम उस ग्राफ की बात करें तो मैं वो ग्राफ आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूँ। हमारी बुक में रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर दो चीजों के बीच में ग्राफ बना रखा है, और यहाँ पे टेम्परेचर प्लॉटेड है और यहाँ पे प्लॉटेड है रेजिस्टिविटी। तो बेटे आपने अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या कर रही होती है, इंक्रीज कर रही होती है। इवन हमारे 600 डिग्री सेल्सियस तक भी उसने बताया हुआ है ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा, यानी इतना टेम्परेचर भी बढ़ा दोगे तो हमारा ग्राफ जो है वो मेटालिक कंडक्टर में स्ट्रेट लाइन आ रहा होगा। तो अगर हम टेम्परेचर कम कर रहे होंगे तो रेजिस्टेंस भी कम हो रही होगी या रेजिस्टिविटी भी कम हो रही होगी, फिर भी ग्राफ बेशक 0 डिग्री से ऊपर चले जाएं या 0 डिग्री से नीचे चले जाएं, ग्राफ रहना तो स्ट्रेट लाइन ही है। तो सवाल ये है कि मेटालिक कंडक्टर के टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है वो कर्व होता है, नॉन लीनियर होता है, कर्वी लीनियर होता है, ये कैसा होता है? तो बेटे जो मेटल्स हैं उनका रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो लिहाजा इनका आपस में रिलेशन कैसा है, लीनियर रिलेशन है। आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। यूएचएस 2019 का एक क्वेश्चन, यहाँ पे उसने बताया एक वायर की लेंथ है एल और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए और इसकी रेजिस्टेंस है आर। अगर हम एक काम करें, लेंथ को क्या कर दें, हाफ कर दें, और डाया को क्या कर दें, डबल कर दें, सॉरी डाया को भी हाफ कर दें, तो नई रेजिस्टेंस क्या होगी? अब स्टूडेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं कि भाई हमने तो रेजिस्टेंस में डाया कभी फॉर्मूले में पढ़ा ही नहीं। तो बेटा आप अमेंडेड फॉर्मूले बना सकते हो, बल्कि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रेजिस्टेंस के 3 फॉर्मूले याद कर लो। क्या भला? पहला फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, अगर एरिया और लेंथ इन्वॉल्व हो। कभी कभार वो एरिया नहीं इन्वॉल्व कर रहा होता, रेडियस इन्वॉल्व कर रहा होगा, फिर आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखोगे क्या भला, रो एल ओवर पाई आर स्क्वायर। होपफुली आपको समझ आ गया है, क्रॉस सेक्शन एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर। और कभी कभार उसने बेटे रेडियस नहीं दिया होगा, डाया दिया होगा, तो फिर रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला याद कर लो, 4 रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर। ये कैसे आया, बहुत आसान है। आपने इस रेडियस की जगह क्या लिख दिया, d/2 लिख दिया। जब इसका स्क्वायर लिया
तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, डी स्क्वायर बाय 4। तो जब वो 4 इन्वर्ट होकर ऊपर चला जाएगा तो रेजिस्टेंस के तीन फॉर्मूले याद कर लो, रो एल ओवर ए, रो एल ओवर पाई आर स्क्वायर या 4 रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर। तो अगर एरिया इन्वॉल्व हो तो बेटे ये वाला फॉर्मूला यूज करो, अगर रेडियस इन्वॉल्व हो तो ये वाला, और डाया इन्वॉल्व हो तो ये वाला। तो अभी देखो क्या इन्वॉल्व है, डाया इन्वॉल्व है। तो मैं रेजिस्टेंस का पहले आसान फॉर्मूला लिखता हूं, मैं यहाँ पे आपको चीजें समझा रहा हूँ कि आप सवाल कैसे सॉल्व कर रहे होगे। बेटे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है क्या भला, पहले वाली वायर की रेजिस्टेंस क्या है, 4 रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर। अब आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। अब देखो बेटे वायर का मटेरियल तो वही है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड कर रही है किस पे भला, लेंथ और डाया पे। ओके, ये लो, ये तो थी पहले वाली रेजिस्टेंस। आइए नई रेजिस्टेंस पता लगाते हैं। उसने बोला बेटे जो लेंथ है वो पहले से क्या हो गई, हाफ। ऐसा करो एल की जगह में क्या लिखो, एल बाय 2। उसने बोला जो डाया है वो भी क्या हो गया, हाफ। अब डाया की जगह में क्या लिख दोगे, डी बाय 2, लेकिन उसका क्या इन्वॉल्व है, स्क्वायर। तो ऊपर लिखा हमने स्टूडेंट्स एल बाय 2 और नीचे क्या आएगा, डी स्क्वायर बाय 4। अब डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को कर लो इन्वर्ट। तो ऊपर बना एल बाय 2, नीचे वाला ऊपर जाके इन्वर्ट होगा, 4 ओवर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर। ये कैंसल करोगे तो यहाँ पे क्या बचा, 2। बाकी क्या आ गया, एल ओवर डी स्क्वायर। स्टूडेंट एल ओवर डी स्क्वायर तो क्या है, ये तो पुराने वाली रेजिस्टेंस है। मैंने बोला जो चीजें ना चेंज हो रही हैं उसको घसीटो मत साथ में। तो ये जो एल ओवर डी स्क्वायर है ये क्या है, ओल्डर रेजिस्टेंस है। इट मीन हमें समझ आ रहा है कि जो नई रेजिस्टेंस आ रही है वो पहले वाली रेजिस्टेंस से कितने गुना ज्यादा आ रही है, 2 गुना ज्यादा आ रही है। तो लिहाजा जो आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट, दैट विल एक्चुअली बी 2r। लें जी, तो ये तीन फॉर्मूले याद कर लें। लेंथ एरिया वाला अलग फॉर्मूला है, लेंथ और रेडियस का अलग है, लेंथ और डाया का अलग है। आइए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन, स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को लेके भी बड़ा परेशान रहे। तो कैलकुलेट द रेट एट विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय 220 वोल्ट मेन सप्लाई विच प्रोवाइड्स अ करंट ऑफ 0.1 एम्पेयर। अच्छा, अब सवाल में बाद कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बड़े इस सवाल को देखो, उसने क्या बोला, द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। रेट ऑफ सप्लाइंग एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये क्या होता है, पावर होता है। इट मीन वो आपसे क्या पूछ रहा है, अगर आप इस सवाल पे गौर करो तो वो आपसे पावर पूछ रहा है। उसने आपको वोल्टेज बता दिया कितना, 220 वोल्ट, और करंट कितना है, 0.1 एम्पियर। तो जल्दी से आपको बड़े पावर के फॉर्मूले में जाना है। तो पावर के तीन फॉर्मूले थे, लेकिन जो रेलिवेंट फॉर्मूला है वही यूज करेंगे। जब भी वोल्टेज और करंट इन्वॉल्व होंगे तो पावर का फॉर्मूला वी आई होगा। वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है। स्टूडेंट्स करंट कितना है, 0.1 एम्पियर है। 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। तो ये एक जीरो और -1 को क्या कर दो, हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 22, और पावर है तो यूनिट्स क्या होंगे, वॉट। तो यहाँ पे 22 किलो वॉट भी लिखा हुआ है, 22 वॉट भी लिखा हुआ है, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 22 वॉट आ रहा है। सो डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन। बड़ा सिंपल सा सवाल आया हुआ था। हाँ, ये सवाल मैं बात कर रहा था जिसको लेके स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान हो रहे थे, और सम टाइम कुछ लोगों ने इसका आंसर भी फिर गलत किया। सवाल को ध्यान से सुनिएगा, देखने में थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट आपको ट्रिक बताऊंगा उससे ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो रहा होगा। स्टूडेंट्स देखिएगा, उसने बता दिया हमें एक टॉर्च है, जो टॉर्च है जिसका वोल्टेज कितना है, 2.2 वोल्ट की है, और उसमें से करंट कितना गुजर रहा है, 0.25 एम्पेयर का। अब दो चीजें पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू द बल्ब इन 1 सेकेंड। अब आपने अगर गौर किया हो, आपको क्या दे रखा है, करंट दे रखा है, और पूछ क्या रहा है, चार्ज। स्टूडेंट्स आपने बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो करंट होता है वो क्या होता है, चार्ज ओवर टाइम होता है। तो जल्दी बताओ, यहाँ से अगर मैं चार्ज की वैल्यू पता लगाऊं तो वो क्या आएगी, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम आ जाएगी। करंट उसने खुद डाटा में बता दिया कितना है, 0.25 एम्पेयर, और टाइम उसने बता दिया 1 सेकेंड। उसने बोला कितना चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में। तो टाइम की जगह आपने 1 सेकेंड पुट किया, तो 0.25 को जैसे ही 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.25 ही आ जाएगा। और चार्ज है तो यूनिट्स क्या आएंगे, कूलॉम आ जाएंगे। इसका मतलब है चार्ज कितना होगा, 0.25 कूलॉम। अब पंगा ये है कि तीन ऑप्शन में, चार्ली में भी, डेल्टा में भी और बीटा में भी 0.25 कूलॉम दिया हुआ है। अल्फा वाला इस दौर से निकल गया।
चलें, अभी तक इसका मतलब हम आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे, हमें एक स्टेटमेंट का अगला पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा। स्टेटमेंट में के अगले पार्ट में उसने बोला द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द पैसेज ऑफ ईच कूलॉम चार्ज, द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द पैसेज ऑफ ईच कूलॉम चार्ज। अच्छा, अब ध्यान से सुनो बच्चों, अब इसका भी आंसर सवाल के अंदर ही है। यहाँ पे उसने ये जो 2.2 वोल्ट बता रखा है, ये क्या है? वोल्टेज है। आइए मैं लिखता हूं, उसने हमें वोल्टेज बता दिया, कितना है स्टूडेंट्स? 2.2 वोल्ट। ओके, आपने लाइफ में बहुत दफा वोल्टेज की डेफिनेशन पढ़ रखी है, ये होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। स्टूडेंट्स, रेट ऑफ डूइंग वर्क, सॉरी रेट ऑफ डूइंग वर्क बोल रहा हूँ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। या स्टूडेंट्स, हमारे पास होता था एनर्जी पर यूनिट चार्ज। वोल्टेज क्या होता था हमारे पास? वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मैं आपकी आसानी के लिए काम कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स बताओ 2.2 वोल्ट का क्या मतलब है? 2.2 वोल्ट का मतलब है कि 2.2 ऐसे लिखा, वोल्ट का मतलब क्या होगा? जूल पर कूलॉम। मैंने वोल्ट की जगह क्या लिख दिया? जूल पर कूलॉम। आपको पता है कैसे आ रहा है? एनर्जी पर यूनिट चार्ज होती है। तो बताओ यहाँ पे हमें एक कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी मिल रही है? बेटे आपको बड़ा वादे तौर पे नजर आ रहा है कि 2.2 वोल्ट का मतलब है 2.2 जूल एनर्जी मिल रही है। किसको भला? 1 कूलम। अगर कोई बैटरी 12 वोल्ट की लगी हुई ना, तो बेटे 12 वोल्ट का मतलब क्या होता है? 12 जूल एनर्जी मिल रही है 1 कूलम चार्ज को। अगर 6 वोल्ट की बैटरी है तो इट मीन 6 जूल जो है वो एनर्जी मिल रही है किसको भला? 1 कूलम चार्ज को। तो 6 जूल एनर्जी मिल रही है 1 कूलम चार्ज को। तो बताओ 2.2 वोल्ट का मतलब क्या है? स्टूडेंट 2.2 वोल्ट का मतलब है कि 2.2 जूल एनर्जी मिल रही है किसको भला? 1 कूलम चार्ज को। और लाइन पढ़ो, व्हाट इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द पैसेज ऑफ ईच कूलम चार्ज। हर एक कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी मिल रही होगी? तो बेटे आपके सामने बड़ी सिंपल कहानी है, तो हमारा जो राइट आंसर आएगा दैट कम्स आउट टू बी 0.25 और 2.2 जूल। सो राइट आंसर विल बी बीटा। कुछ लोग जो है वो इसका आंसर अल्फा कर रहे होंगे, दैट विल बी रॉन्ग अप्रोच। आइए स्टूडेंट्स, कुछ पावर के और सवाल जो है वो यहाँ पे रहे। देखो, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 60 वॉट बल्ब इन 2 मिनट्स। देखो आपको पावर दे रखी है, आपको टाइम दे रखा है, आपको एनर्जी पूछी जा रही है। तो मैंने बारहा बताया कि जो पावर होती है वो क्या होता है? रेट ऑफ सप्लाइंग एनर्जी होती है। तो यहाँ से अगर आप एनर्जी की वैल्यू पता लगा रहे हो स्टूडेंट्स, तो दैट कम्स आउट टू बी पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। बट एक पंगा है, पावर देखो उसने कितनी रखी? 60 वॉट। टाइम कितना है? 2 मिनट्स। बेटे मुझे ये बताओ, क्या टाइम के ऐसे यूनिट मिनट है? अगर आप टाइम के यूनिट ऐसे यूनिट नहीं पुट करें तो एनर्जी का आंसर जूल में नहीं आएगा। तो एक काम करो स्टूडेंट्स, पावर तो 60 वॉट ऐसे लिखी, 2 इंटू 1 मिनट की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 60 सेकंड लिख सकते हैं। अब जल्दी बताओ, जहां पर वॉट इंटू सेकंड आ जाए वहां पे हम क्या लिख रहे होते हैं? जूल लिख रहे होते हैं। बाकी बड़ी सिंपल कहानी है। ये कितना रहा? 60। और 60 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अब बड़ा सिंपल है, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें, दिस कम्स आउट टू बी 72। और बाकी क्या बचा? 2 जीरो ऐसे लगा दी, तो ये 7200 जूल आ रहा है। बेटे हमारे पास 7200 जूल का कोई ऑप्शन नहीं है। एक 72,000 जूल है और 720 जूल है। इसका मतलब है हमें इसको कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। आप 7200 जूल को क्या लिख सकते हो? यू कैन इजीली राइट इट 7.2 किलो जूल जो है वो इसको लिख सकते हो। तो ये भी बेटे 2 दफा सवाल आया कि उसने आपको पावर और टाइम दे रखा था और वो आपसे किस चीज के बारे में पूछ रहा था? एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी जो है वो पावर और टाइम का प्रोडक्ट होगा। आइए 2018 में एक और अच्छा सवाल, इसको ध्यान से सुनिएगा। उसने बताया कि हमारे पास a potential difference applied across end of a uniform wire of length L and radius R and a current I flows through the wire. ओके, आपने क्या किया? एक वायर है, उसके अक्रॉस पे बैटरी लगा दी, उस वायर की लेंथ एल थी, रेडियस आर था और कोई ना कोई करंट गुजरा था। इफ द सेम पोटेंशियल, की वर्ड है सेम पोटेंशियल, अगर हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें एक ऐसी वायर के ऊपर जिसकी लेंथ कितनी हो? 2L और रेडियस कितना हो? 2R हो, तो बताओ वहां पर नया करंट कितना गुजर रहा होगा? अब बच्चों बड़ी सिंपल बात है, ज्यादा परेशानी वाली बात है नहीं। आपने ओहम्स लॉ पढ़ रखा है, कितना करंट गुजरेगा दो चीजें डिसाइड करेंगी।
एक तो आपने वोल्टेज कितना लगा रखा है, और दूसरा कौन डिसाइड करेगा, रेजिस्टेंस। तो समझ लो शुरू में वोल्टेज वी था, रेजिस्टेंस आर थी, और कोई ना कोई करंट गुजर रहा था, आई था। अब उसने बोला नया करंट पता लगाओ, नया करंट पता लगाओ, जबकि उसने दो चीजें हमें बड़ा क्लियरली बता दी। स्टेटमेंट को बड़े गौर से पढ़ना होगा। उसने बोला द सेम वट इफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, इसका मतलब बैटरी तो वही लगा रहे हैं, लिहाजा मैंने वोल्टेज की जगह बच्चों क्या लिख दिया, वी लिख दिया। लेकिन क्या नई वायर की रेजिस्टेंस उसने दी हुई या नहीं, उसने नई वायर के स्टैटिस्टिक्स बता दिए हैं कि नई वायर की लेंथ डबल है, रेडियस भी डबल है। तो पहले बेटे अगर हमें नया करंट पता लगाना है तो हमें पहले वायर की रेजिस्टेंस पता लगाना पड़ेगी। मैंने थोड़ी देर पहले रेजिस्टेंस के तीन फॉर्मूले बताए, रो एल ओवर ए, और अगर रेडियस दिया हो तो रो एल ओवर ए नहीं लिखोगे, फिर क्या लिख रहे होगे, रो एल ओवर पाई आर स्क्वायर। ये तो पुरानी रेजिस्टेंस थी। आइए देखते हैं नई रेजिस्टेंस कितनी होगी। उसने डाटा में खुद बोला जो लेंथ है वो कितनी हो गई है, डबल। जो रेडियस है बेटे वो भी क्या हो गया है, डबल हो गया है। तो रेडियस की जगह आप जब टू आर लिखोगे, और टू आर के ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर, तो जब आप स्क्वायर लोगे टू आर का तो कितना आ जाएगा, फोर आर स्क्वायर आ जाएगा। सारे बच्चे यहाँ पे गौर करेंगे, जब ये टू और फोर को कैंसिल करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन बाय टू। बाकी सारा फैक्टर पुराने वाला ही आ रहा है। तो इसका मतलब है ये समझ में आया कि जो नई रेजिस्टेंस आ रही है वो हाफ आ रही है किससे भला, पुरानी रेजिस्टेंस से। तो अब मुझे नया करंट पता लगाना है, तो बड़े नए वाली रेजिस्टेंस, और नए वाली रेजिस्टेंस उसने खुद बताई हुई है कि रेजिस्टेंस कितनी हो गई है, हाफ। ऐसा करो, टू को इन्वर्ट करके ऊपर ले जाओ, टू, बाकी क्या बचा, वी ओवर आर। वी ओवर आर क्या है, पुराने वाला करंट। इसका मतलब है जो नया करंट मिलेगा वो पुराने वाले करंट से क्या हो जाएगा, दो गुना ज्यादा। और वैसे भी सोचें अगर रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी तो करंट को क्या होना पड़ेगा, डबल। तो बेटे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको बड़ा वाजे तौर पे समझ आ रहा है कि थोड़ी स्टिफ कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल आ रहे हैं। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आप सवाल पढ़ रहे हो और चीजें समझ आ रही हैं, नहीं, आपको कैलकुलेशंस करना पड़ी हैं। तो आपको इन तमाम सवालों की प्रैक्टिस करना है। और अगर आप ये तमाम सवाल जो है वो पीडीएफ में चाह रहे हो कि आप तक पहुंचे, तो वीडियो के बिल्कुल शुरू में व्हाट्सएप नंबर भी शेयर्ड है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है, आप इस नंबर पे राब्ता कर सकते हो। आइए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने बताया कि हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं कितनी देर में, 1 मिली सेकेंड में। बताओ करंट कितना होगा। तो बहुत आसान कहानी बेटे, अगर तो चार्ज दे दे तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी होगा। लेकिन आपने पढ़ा हुआ है कि अगर क्यू नहीं दिया हुआ तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। तो क्यू की जगह क्या लिखोगे, एन ई ओवर टी। एन उसने बता दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबको पता है 1.6, 10 की पावर कितना है, -19 कूलॉम। और टाइम फैक्टर भी उसने बता दिया कि जो टाइम है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो उसने बता दिया कि जो टाइम फैक्टर है, यू कैन सी इन द स्टेटमेंट, वो कितना है, 1 मिली सेकेंड। बेटे मिली की जगह में क्या लिखोगे, 10 की पावर -3 सेकेंड्स। ओके, बड़ी सिंपल कहानी है। 1.6 को ऐसा करो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो जैसे 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 3.2। बाकी मसला है 10 की पावर्स का। ऊपर बताओ 10 की पावर पॉजिटिव का 6 और माइनस का 19, कितना बचा, 10 की पावर -13, और ये -3 को ऊपर ले जाओ क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर बन रहा है वो 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना बन रहा है, -10। और करंट है तो यूनिट्स विल बी एम्पेयर। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा दैट विल बी अल्फा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 एम्पेयर। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस थोड़ी आपकी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी स्टिफ कैलकुलेशन वाले सवाल आए हुए हैं। ओके, a carbon resistor is connected to a battery of 50 volt and a current of 2 ampere is passing through it. Okay, आपने एक रेजिस्टर है उसको बैटरी के साथ लगाया 50 वोल्ट की और 2 एम्पीयर का करंट गुजर रहा था। इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज टू 75 वोल्ट, नाउ द करंट विल बी। बेटे मुझे ये बताओ क्या उसने रेजिस्टर चेंज किया, नहीं, रेजिस्टर तो सेम ही है। उसी रेजिस्टर के क्रॉस आपने बैटरी लगाई है। अब आपके पास है ओहम्स लॉ, क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या है, V ओवर R। ओके बच्चों, वो क्या बोल रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो तो सेम है, उसने बताया नहीं लेकिन आपने खुद परसीव किया कि भाई उसी रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज लगा रहे हो, तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, सेम है।
स्टूडेंट्स अगर रेजिस्टेंस को सेम कर लिया जाए तो करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन रहेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगा। अब देखो अगर इसका मतलब है मैं वोल्टेजेस की रेशियो ले लूं और करंट की रेशियो ले लूं तो आंसर बराबर आना चाहिए, यानी मैं अगर इधर यहाँ पे लिखूं V2 ओवर V1 तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, I2 ओवर I1 लिख सकता हूँ। अब उसने आपको बता दिया कि भाई जो नया वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो कितना है, 75 वोल्ट। ऐसा करो V2 की जगह लिखो 75 वोल्ट। पहले उसने कितना वोल्टेज लगाया था, V1 हमारे पास कितना था, दैट वाज 50 वोल्ट। तो V1 की जगह पे लिख दो स्टूडेंट्स 50 वोल्ट। I1 I2 करंट हमने पता लगाना है, I1 पहले वो करंट कितना बता रहा था, 2 एम्पेयर। तो अब बड़ी सिंपल कहानी है, 2 को इधर ले आए, 72 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 150 बनेगा। 150 को आप क्या करोगे, 50 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो करंट की वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी 3 एम्पेयर। तो याद रखो अगर रजिस्टर सेम होगा तो वोल्टेज और करंट का डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। आपने दोनों को बराबर रख के सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर कितना आया, 2 एम्पेयर आया, सॉरी 3 एम्पेयर आ